वाराणसी का हृदय स्थल है और वाराणसी के इस हृदय स्थल पर मैं आप सबके तरफ से वाराणसी खिलाड़ी ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त नेताओं की तरफ से, सभी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नेताओं के तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, वाराणसी खिलाड़ी क्षेत्र के हमारे जितने सम्मानीय मतदाता साथियों, आप सबके तरफ से और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी हमारे दुकानदार साथियों से की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री सम्माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का मैं बहुत खुले दिल से आप सबके तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं तालियां बजाकर आप भव्य स्वागत करें। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे जिले के सांसद सम्माननीय डाल सिंह बिसेन जी उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत आप तालियां बजा के सभी लोग करें। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सम्माननीय अग्रवाल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चूंकि चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और पूरा प्रदेश एक एक विधानसभा में हमारे नेताओं गणों को जाना है। माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी को भी पूरे प्रदेश में जवाबदारी दी हुई है, इसलिए मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे जितने नेतागण हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, मंडी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हैं और सभी मैं मंच पर जितने सामान्य अतिथि सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारा जो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र है, मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ कि जितनी राजनीतिक परिस्थितियों का उतार चढ़ाव हमारे वाराणसी खिलाड़ी क्षेत्र की जनता ने देखा है, उतना उतार चढ़ाव मैंने समझता कि मध्य प्रदेश में किसी क्षेत्र की जनता ने देखा। हमने नहीं सोचा था कभी, हम कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे, हम लोग संगठन का हमने काम किया, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे, कभी नहीं सोचा था। और आप सबने भी कभी नहीं सोचा था कि प्रदीप जायसवाल कभी निर्दलीय चुनाव लड़ने का अवसर ऐसा मिलेगा। लेकिन समय बलवान होता है, जैसा किसी ने सोचा नहीं था कि भगवान श्री राम का राज अभिषेक होने वाला था और राज अभिषेक होने के 1 मिनट पहले उनको आदेश हो गया 14 साल के वनवास का। ये सृष्टि और ईश्वरीय जो प्रदत्त हमारे को आदेश मिला कि हमको निर्दलीय चुनाव लड़े, सरकार को समर्थन दिया, एक सरकार गिर गई, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए, आप सबकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, वाराणसी क्षेत्र का समय खराब ना हो, हमारा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ता रहे, इसलिए मैंने नई सरकार को समर्थन दिया। माननीय शिवराज चौहान जी को मैंने समर्थन दिया और 3.5 साल में उस समर्थन किसका था? समर्थन गुड्डा जायसवाल का नहीं था, समर्थन आप सभी का समर्थन था। आप सबके समर्थन को मैंने शिवराज चौहान जी को समर्थन दिया और समर्थन की ताकत देखिए, आपके समर्थन की ताकत। उस समर्थन के बदले हमको सरकार का जो सहयोग मिला, माननीय शिवराज चौहान जी का सहयोग मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोग जो मिला, वो विकास किसी से छुपा नहीं है। चाहे शहर का चुनाव, शहर का विकास हो, वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, खिलाड़ी के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, सब जगह हमने विकास करके दिखाया और उसका सर्टिफिकेट जनता की तरफ से हमको मिला कि जहां हमने विधानसभा चुनाव जीता, हमने नगर पालिका चुनाव जीता, हमने जनपद चुनाव जीता, सभी जगह जनता का सर्टिफिकेट इस बात का मिला कि सभी जगह काम हुआ है। लेकिन इसकी देन किसकी है? ये आपके समर्थन के बदले हमने सरकार का जो सहयोग लिया, उसका परिणाम था। आज फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमको लगा कि अभी तक हमने सरकार को समर्थन दिया है और सरकार से सहयोग लिया है, लेकिन हमने फैसला किया कि हमारे विकास की गति को उसी तरह से हमको आगे भी बढ़ाना है। हमारी जो विकास की गति है, गाड़ी हमारी टॉप गियर में चल रही है। अब गाड़ी का गियर सेकंड गियर, फर्स्ट गियर पे हम अपने क्षेत्र को नहीं लाना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारे विकास का जो टॉप गियर लगा है, वो टॉप गियर से गाड़ी नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए इस बार हमने फैसला किया कि सरकार को समर्थन नहीं, अब हम सरकार में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे और कमल फूल के निशान के साथ चुनाव लड़ेंगे, सरकार के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, माननीय शिवराज चौहान जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। ये फैसला भी हमने आप
आप सबके विकास के लेके, वाराणसी के आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे युवा साथियों के विकास को लेकर उस चिंता में हमने इस फैसला लिया। हमने कठोर, जब भी परिस्थितियां बनी है, हमने कठोर से कठोर निर्णय लेने में कभी हम अपने साहस को हमने बनाए रखा। हम पीछे नहीं हटे, कठोर से कठोर हमने निर्णय लिया है और सारे निर्णय की दूरी हमारी यही रही कि वाराणसी खलाजी क्षेत्र का विकास और वाराणसी खलाजी क्षेत्र के लोगों का सम्मान। मैं नहीं समझता किसके पहले हमारे वाराणसी खलाजी क्षेत्र की जनता को किसी मुख्यमंत्री ने इतना सम्मान नहीं दिया जो शिवराज चौहान जी ने सम्मान दिया है। आप सबका सम्मान किया उन्होंने और इसलिए मैंने अपना दायित्व समझा कि जो व्यक्ति, जो सरकार हमारे क्षेत्र की जनता को सम्मान दे रही है, विकास दे रही है, तो हमको भी उस पार्टी के साथ रहना चाहिए और उस मुख्यमंत्री के साथ रहना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया। मैं चाहता हूं कि जितने भी उतार चढ़ाव में हमने जो फैसला किया है, आने वाले समय पर आप सबका आशीर्वाद फिर से प्राप्त होना चाहिए ताकि हमारी जो विकास की कड़ी चल रही है इसमें कोई परिवर्तन ना हो। विकास की गति को बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्होंने चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, किसके लिए काम नहीं किया उन्होंने? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पुल पुलिया, सड़क, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में काम हो रहा है हमारे देश में, प्रदेश में। हम चाहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हमारा परिवार बड़ा हुआ है, लेकिन हमारा परिवार बड़ा हुआ है तो हमारी शक्ति भी बढ़ी है। हमारे मेरे साथ के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे साथ ट्रैक्टर छाप के जितने हमारे 50,000 कार्यकर्ता, 60,000 कार्यकर्ता, सबने माननीय मुख्यमंत्री के सामने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी के सामने पूरे हमारे 60,000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। यहाँ जितने भी हमारे ट्रैक्टर छाप के हमारे व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता है, आज सब लोग ये मान के चले, आज सबको हम गमछा पहनाएंगे कमल फूल का, और आज हम मान के चले कि गुड्डा जायसवाल ने अकेले ज्वाइन किया भोपाल में, लेकिन आज हमारे जितने ट्रैक्टर छाप के कार्यकर्ता सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए है। सब ये मान के चले, आप लोग सबकी सदस्यता आज हो चुकी है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 25 साल की राजनीति में हमने कभी भेदभाव नहीं किया। कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा व्यक्ति किस पार्टी का, किस समाज का, किस जाति का, हमने सबको लेके चलने का प्रयास किया है। और आज जिस परिवार में हम शामिल हुए हैं, मैं उस परिवार के लोगों को, उस परिवार के सामान्य हमारे नेतागण, वरिष्ठ कार्यकर्तागण, कनिष्ठ कार्यकर्तागण, शहर के कार्यकर्ता, गांव के कार्यकर्ता, जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं सबको विश्वास दिलाता हूं। मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी मैं होने नहीं दूंगा। कभी आपको निराशा नहीं होगी। कभी कोई कम ज्यादा हो जाए, आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे से मिलने के बाद निराशा नहीं होगी। इस बात का टेंशन गुड्डा जायसवाल लेता है। हमारे कार्यकर्ता जितना ट्रैक्टर से आपके हैं, ये सब भी बड़े दिल के, खुले दिल के, सब इस बात की समझ है कि हमको इस परिवार कैसे चलाना है, ये अनुभव हमको है। आप सबका मैं सहयोग चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी पार्टी में नया आया हूं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को आप सबका सहयोग, आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा समय देंगे, समय थोड़ा सा देंगे, फिर देखेंगे कि मेरा चाल चलन, मेरा चरित्र, आपके साथ व्यवहार, कैसे मैं आपसे बात करता हूं, आपकी योग्यता का कैसे सम्मान करता हूं, कैसे आपकी बात को सुनता हूं, ये सारी चीजों में आपको कहीं भी निराशा नहीं होगी। मैं इस अवसर पर, चूंकि समय कम है और हम चाहते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का आशीर्वाद और हमको उनका मार्गदर्शन हम सबको मिले, हमारे क्षेत्र की जनता को मिले, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करते हुए कि आज हमारे बीच में सबसे पहली सभा माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी की हमारे क्षेत्र में हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात हम लोग के लिए। हम चाहते हैं कि आने वाले समय पर आज उनका जो आशीर्वाद देके जाएंगे, उसका आशीर्वाद हमको, हम सबका दिल दिमाग से और जो उत्साहवर्धन होगा, ये चुनाव में दिन दूनी चार चौगुनी तरीके से हम बढ़कर चुनाव में भाग लेंगे। आप दावा करते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की टिकट बटी है, जिस प्रकार से भेदभाव हुआ है, जिस तरह से मन मुटाव हो रहा है, नेताओं में झगड़ा हो रहा है, नेताओं में आपस में, आप मान के चले मैं भोपाल के सारे पत्रकारों के साथ बैठा हूँ, सर्वे करने वाले सारे चैनलों के साथ बैठा हूँ और उसके बाद मैंने निर्णय किया हूँ। और निर्णय का कारण इस बार सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूरे प्रदेश में सरकार बन रही है।
और इसकी शुरुआत बालाघाट जिले से होगी, वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से होगी। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय पर हमारे जो काम रह गए, आपकी जो अपेक्षाएं रह गई है, जो छोटे छोटे काम और रह गए, वो सारी चीजों को हमारे दिल दिमाग में शामिल करके आने वाले समय पर तीव्र गति के साथ उन सारे कामों को करेंगे और वाराणसी विधानसभा क्षेत्र को पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित करने का हमारा संकल्प है। वो संकल्प हम पूरा करेंगे। पूरा मैं आप सभी की यहाँ पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप सबको जल भसी कामना करते हुए, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष अग्रवाल जी और सारे नेताओं का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निश्चित रूप से सम्मानीय विधायक जी के उद्गार। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत माता के सपूत, जो कि अपने क्षेत्र में तो लड़ ही रहे हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, परम श्रद्धेय आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल चाचा जी। चलो भाई जरा ऐसे ऐसे हो जाओ ना, जरा आराम से। मौसम अच्छा है तो सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए ना। भारत माता की। पीछे से आवाज तो नहीं जाएगी तो हम कैसे बोलेंगे? भारत माता की। मंच पर उपस्थित बालाघाट सिवनी क्षेत्र के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय, आवाज भी एक बात कम रख भाई, आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के विधायक और जन नेता और पार्टी में जिन्होंने अपनी सदस्यता भी स्वीकार की है और आपके सामने निवेदन भी किया है, ऐसे सम्मानीय गीता जायसवाल जी, मैं चाहूंगा कि उनका अभिनंदन हो जाए तो अच्छा है, पार्टी में भी आए। और मैं उनके सभी सहयोगियों का हृदय से पार्टी में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर अमूल्य जी, विक्रम देशमुख जी, शैलेंद्र सेठी जी, सम्मानीय श्रीमती निर्मला पटले जी, विजय सहारे जी, समीर बिसेन जी, चिंतामन नकपुरे जी, मुन्ना ठाकुर जी, एक और मेरे पुराने सहयोगी राकेश बनोटे जी, शिवंजी पारदी जी, योगेश व्यास जी, विजय नकपुरे जी और मेरे साथ आए आनंद कुचड़ जी, सहयोग कुचड़ जी और कुछ मुन्ना भाई, बहुत सारे नाम छूट गए होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे समय की मर्यादा है उड़ने की। मुझसे जो उम्र में बड़े हैं और मातृशक्ति को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नौजवानों को नमस्कार। डोगरबाली की धरती, यहाँ पर पहले भी मैं आया हूँ। आज नवरात्रि के इस पर्व के दौरान आपने जो उपस्थिति दर्ज की है, इसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जो राजनीतिक वातावरण है वो आप सबको दिख रहा है। एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाओं ने देश में जो अपना मुकाम हासिल किया, जो कीर्तिमान बनाया, महिला सशक्तिकरण के लिए जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता, उनके सम्मान की चिंता और उनके सुरक्षा की चिंता की जो गारंटी दी है, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। लेकिन मित्रों, परिवार में जब कोई व्यक्ति हमारे साथ शामिल होता है तो हमें वास्तव में आनंदित होना चाहिए कि हमारा परिवार बढ़ रहा है। कसौटी विचार की होती है, कसौटी आदमी के चरित्र की होती है।
हम जीवन में एक साथ परिवार में रहते हैं, उसके बाद भी हमारी सहमति और असहमतियां रहती, लेकिन उसके बावजूद भी हम बड़े लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं। मित्रों, एक कहानी है महाभारत की। आचार्य द्रोण ने कौरवों को भी शिक्षा दी और पांडवों को भी शिक्षा दी। शिक्षा जब पूरी हो गई तो आचार्य द्रोण ने अंतिम परीक्षा का फैसला किया। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, जो शिक्षा उन्हें दीक्षा में देना थी वो दे चुके थे। उन्होंने कहा कि जो मेरे पास है वो राज्य का है, राज की भी दी संपत्ति है, मेरे पास तो कुछ और है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरी संपत्ति है उसको मैं बराबर बराबर सबको दूं, और मेरी अपेक्षा ये है कि 10 साल या 20 साल जो भी अवधि तय हो, आप उस संपत्ति को मुझे वापस करेंगे। क्या आप तैयार? कहते सारे लोगों ने खुशी के साथ कहा कि गुरुदेव, आप उस संपत्ति हमें देंगे, हम उसे वापस करेंगे, और सबने प्रसन्नता व्यक्त की। लेकिन एक आदमी थे, युवराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, वो चुप रहे, वो कुछ बोले नहीं। आचार्य द्रोण ने कहा, क्या युधिष्ठिर तुमने सहमति नहीं दी? क्या तुम हमें संपत्ति वापस करने के लिए तैयार नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर ने जो कहा, उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये तो इस जन्म में संभव नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सकूं। आपकी दी हुई संपत्ति को वापस करने में मुझे कोई संकोच हो, ये मेरे जीवन में संभव नहीं है। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था कि मैं जिस उत्साह के साथ आपसे लूंगा, देते समय क्या मैं उस उत्साह से वापस कर पाऊंगा? ये मानवीय स्वभाव है। जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनसे कहना चाहता हूं, हम जैसे लेते हैं उसी खुशी के साथ वापस करने का संकल्प लें। ये है आपका संकल्प। ये भगवती की उपासना का समय है। हम राजनीति में क्यों आए? ये पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को करना चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? मैं 40 साल पहले आया होगा, गुड्डा जायसवाल 4 महीने पहले आया। इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमारे विचार के साथ कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। ये निजी हानि और लाभ की बातें नहीं है। मैं हमेशा से कांग्रेस की आलोचना करता रहा। आलोचना करने का कारण था कांग्रेस की रीति और नीति। इसमें कोई धार कम नहीं होती, लेकिन विचार बड़ी चीज होती है। मूल्यांकन हम अपना करें, दूसरे का करें, संगठन का करें, सरकार का करें। आधार क्या होगा? आधार होगा विचार, विकास और व्यक्ति। व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं, कोई को पसंद होगा, कोई को नहीं पसंद होगा, लेकिन विकास से किसी की असहमति नहीं हो सकती। विचारधारा से कोई असहमति नहीं हो सकती। मैं पूछता हूं, जिन लोगों के मन में कोई शंका है, कुशंका है, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए थे कि सिर्फ सत्ता हासिल करेंगे। राजनीति में जातिवाद का सहारा नहीं लिया। इसलिए आज जो पहले हमारे उम्मीदवार रहे वो जाति के जाति वर्ग से नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। मैं भी आपका सांसद रहा हूं। जब मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया था तब मैं मॉरिशस में था। मॉरिशस से लौट कर आने के बाद मुझे बताया गया कि मुझे लोकसभा बालाघाट से लड़नी है। मैंने तो विचार नहीं किया। मेरा तो कोई रिश्तेदार इस जिले में नहीं था। मेरी ताकत क्या थी? मेरी ताकत थी मेरा विचार, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता, दो हमारी ताकत थी। और जो हमारा विचार था, उस विचार ने प्रेरणा दी थी कि नक्सलवाद जैसी चुनौतियों में हमने कभी कदम पीछे नहीं हटाया। हम गर्व करते थे कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग। तो मैं मानता हूं जितने समय में आपके बीच में रहा, और उसी का शायद परिणाम था, उसकी बुनियादी थी कि मैं सत्य अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनने का अवसर मुझे मिला। मैं गर्व करता हूं
मैं बालाघाट की जनता का ऋणी हूँ। यदि आपने मुझे वोट देकर सांसद न बनाया होता तो मैं गौ रक्षा का मेरा संकल्प जो आजादी के बाद किसी ने पूरा नहीं किया, संसद में वो पास हुआ, उसमें इतिहास में प्रहलाद पटेल का नाम लिख गया बालाघाट के सांसद के नाते। अन्यथा संभव नहीं। उसके पहले भी लोग लेकर आए। मैं जीवन में अपनी सफलता मानता हूँ। मेरे मंत्री बनने से मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि गौ रक्षा के लिए जो संकल्प मेरा संसद में पारित हुआ वो मेरी बड़ी पूंजी है। सांसद तो बहुत लोग बन जाएंगे, मंत्री बहुत लोग बन जाएंगे, लेकिन इतिहास में जो चीज लिख जाती है, जो मेरे पीढ़ियों का संकल्प था कि मैं गौ रक्षा के लिए जीऊंगा और गौ रक्षा के लिए मरूंगा, उसमें मेरा नाम दर्ज है। ये मेरी बड़ी सफलता है। ये है विचार की ताकत। विचार की ताकत वो है कि 450 साल से जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, 4 लाख से ज्यादा शहीद हुए। हमारे पुरखों का हम नाम नहीं जानते, हम वर्ष गिनते रहते हैं, संख्या गिनते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें सम्मान नहीं दे सके। देश आजाद हो गया, आजादी के बाद भी राम जन्मभूमि का विवाद चलता रहा। हम राम मंदिर के लिए लड़ने वाले लोग लगातार संघर्ष करते रहे, बलिदान हमने भी दिया है। आजादी के बाद गोलियां खाई हमारे कार्यकर्ताओं ने छाती पर। हम जैसे लोगों ने जेल में जाने का सौभाग्य हमको मिला है। लोग हमसे सवाल करते थे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमने वोट के लिए मंदिर की बात नहीं की थी। तारीख भी आ गई, अगला साल शुरू होगा। संक्रांति के बाद 7 दिन बाद जो अयोध्या की धरती पर जाएगा, हिंदुस्तान का हिंदू हो या दुनिया में रहने वाला हिंदू, वो अपनी आंख से रामलला के दर्शन करेगा और पूजा करने का सौभाग्य उसको मिलेगा। हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई और नहीं, क्योंकि हम विचार के लिए जीने वाले और विचार के लिए मरने वाले लोग। हम विकास की बात करने वाले लोग। हमारा विकास वोट की तराजू पर नहीं तुलता। हम कभी ऐसी घोषणाएं नहीं करते। हमारा घोषणा पत्र, हमारा दस्तावेज भर नहीं है, हमारी आस्था का केंद्र है। हम पन्ने पलट कर देखते हैं कि जो हमने कहा था वो हम उसे पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। और उसका उदाहरण है मित्रों, जब मेरी माताएं मैंने इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ मोदी सरकार की योजना को जरा बारीकी से देखना। जब पहली बार मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। मैं पूछता हूँ, क्या कभी हमने किसी के साथ परहेज किया? ये आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस पार्टी को, आपने मुझे मेरी पार्टी को वोट दिया कि नहीं, हमने कभी नहीं पूछा। फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन का मौका आया, और जब गैस कनेक्शन मिला तो थोड़े बहुत लोगों को नहीं मिला, 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मिला। लेकिन मैं पूछता हूँ, किसकी आंखों के आंसू पूछे? क्या ये माताओं बहनों के आंखों के आंसू नहीं पूछे? क्या ये सच्चाई नहीं है? उसके बाद में शौचालय का निर्माण हुआ। मैं उस विभाग का मंत्री हूँ भारत का। स्वच्छता मेरे पास में 11 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शौचालय बने। ये लालच नहीं है। जरा पूछो, क्या आपकी आंखों में नहीं देखा? गांव के बाहर शाम के अंधेरे में सड़क के दोनों तरफ जिस प्रकार से हम देखते थे, क्या वो महिलाओं का सम्मान था? ये वास्तव में लालच नहीं है। हमने अपनी मातृ शक्ति को सम्मान दिया है, उसके स्वास्थ्य की गारंटी हमने दी है। और उसके बाद 19 आ गया, दूसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने, तब हमने पानी की बात नहीं की थी। 14 से 19 के बीच में 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा 2024 तक हिंदुस्तान के परिवार को हम स्वच्छ जल पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाएंगे। मैं पूछता हूँ, जितने भी दत्तक लिए, जितने भी देता है, ये आंकड़ा नोट करना, ये बात वेबसाइट पर भी है, मैं उसका भी मंत्री हूँ। जल जीवन मिशन मेरे पास है। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी तब कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में पाइपलाइन के द्वारा पानी मिल रहा था। 3 करोड़ 23 लाख। लेकिन आज से 20 दिन पहले 13 करोड़ 23 लाख लोगों को पानी पहुंच गया। देश की आजादी से 72 साल तक कुल 3 करोड़ 23 लाख लोगों को पानी पहुंचा, और पौने 4 साल के भीतर हमने 10 करोड़ लोगों को पानी पहुंचा दिया। क्या ये गति नहीं है? क्या ये काम करने का तरीका नहीं है? मित्रों, मैं बाकी जगह बात नहीं करता हूं, लेकिन सिर्फ शौचालय और पीने का पानी अगर किसी परिवार में है
तो ये मैं नहीं कह रहा, WHO कह रहा है, यूनिसेफ कह रहा है, जो पूरे दुनिया के देशों का ऑडिट करता है, वो कहता है कि ये शौचालय और पीने का पानी जहां पहुंचेगा तो भारत में 4 लाख मौतें जो डायरिया से होती है, डायरिया से होने वाली मौतें अधिकांश बच्चों की मौतें होती है। जो माताओं में भी कुछ बीमारियां लेकर आती हैं, उससे बच्चे सफर करते हैं, वो 4 लाख मौतें बचेंगी। और जो लोग मरते नहीं है, जिनमें इलाज का खर्चा होता है, उसका अंदाजा आपको ये 8 लाख करोड़ मध्य प्रदेश के बजट का आधा ये नुकसान भारत की जनता का बचेगा। हम योजनाएं गिन लेते हैं, योजनाएं कह देते हैं, इंप्लीमेंट हो जाती है योजनाएं, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं है कि इसका प्रभाव क्या होगा। हम हमेशा राजनीति में आते हैं, जब चुनाव आता है एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय चला गया। देश की आजादी के 75 साल निकल गए, अब आने वाले 100 वर्ष है। जो लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं वो हमें बताइए, जो रोजमर्रा के अपने जीवन जीने वाले लोग, वो भी जितना देख पाते हैं उतना देख लेते हैं। मैं दावे से कहता हूँ, मैं उसे प्रबुद्ध मानता हूँ, उसे होशियार मानता हूँ, उसे बुद्धिमान मानता हूँ। जो आंखों से देखने की बजाय और दूर तक देख सकता है, मैं उसे बुद्धिमान मानता हूँ। हमारा प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि 5 साल के चुनाव हम लड़ते हैं, लेकिन सोचते हैं 25 साल आगे का है। और हम कहते हैं कि देश की आजादी के जब 100 वर्ष होंगे तब भारत कैसा होगा। क्या डोंगर माली और आसपास के आए हुए लोग अपने घर में बैठकर ये भी सोचेंगे कि आज जो मेरे गांव की हालत है, 25 साल बाद क्या होगी। आपकी आबादी दुगनी होगी, तब आपकी खपत अलग होगी। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ उसका आकलन मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ये आकलन अनुमान नहीं है, जैसा आकलन जो चिंता में डाल सकता है। उसने कहा है कि 20 साल बाद अभी एक आदमी को 55 लीटर पानी देने का भारत सरकार ने तय किया है। हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलेगा, सुबह उसको मिलेगा और 24 घंटे के भीतर वो उसको गंदा पानी बनाकर नालियों में पहुंचाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी गांव की आबादी अगर 5000 की है तो आप 55 का गुणा कर दीजिए, उसमें दिक्कत हो रही तो 50 का कर दीजिए। कोई ज्यादा खर्च करेगा, कोई कम खर्च करेगा, तब भी कितना होगा। एक दिन में इतना पानी गंदा होकर कहां पर जाएगा। क्या ये व्यवस्था बनाने का काम गांव के लोगों का नहीं, क्या गांव की सरकार का नहीं? एक तो यही चुनौती है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट अगर हमने आज से शुरू नहीं किया तो जहां ढाल होगा पानी तो वहीं पर जाएगा। इस पानी का आप सदुपयोग कर पाएंगे या ये कहीं पर जाकर विनाश का कारण बनेगा, गंदगी का कारण बनेगा। दूसरी चुनौती एक और है, 20 साल बाद जिनको आज एक 55 लीटर में विस्तार कर रहा है आदमी, इसको 100 लीटर पानी लगेगा। आज 142 करोड़ की आबादी है। देश जब आजाद हुआ था तब 42 करोड़ की आबादी, आज 142 करोड़ की आबादी। पानी तो उतना ही है। और ये आंकड़ा आज का नहीं है, ये आंकड़ा देश आजाद हुआ था 1950 में हमारे सामने था, लेकिन हमारे नेताओं ने उस पर ध्यान नहीं किया। तब हमारी 42 करोड़ की आबादी थी, लेकिन दुनिया की आबादी का 18% हम थे। और पीने का पानी हमारे पास, मीठा पानी कुल 5% था। ये भारत की हालत थी। आज 142 करोड़ है, हर घर को पानी पहुंचा रहे हैं। एक आदमी को 55 लीटर पानी देने की गारंटी दे रहे हैं। 20 साल बाद एक आदमी को 100 लीटर पानी चाहिए। गांव के आदमी का विस्तार 55 लीटर में हो जाता है, लेकिन शहर के आदमी को 100 लीटर अभी भी लगता है। मुंबई में ये 120 लीटर लगता है। क्या ये सच्चाई के लिए कहां से पानी लेकर आओगे? कौन प्रबंध करेगा? एकमात्र नेता थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा था नदियों को जोड़े बगैर खेत की ओर आने वाली पीढ़ी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। लेकिन किसी और ने नहीं कहा। आज अगर कोई नदी जोड़ने का काम कर रहा है तो उसका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। मैं आपसे दूसरी बात ये भी कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को हमसे बेहतर जिंदगी मिले, इसके लिए सोचने का काम है चुनाव में वोट देना। जिस प्रकार से आप दशहरा बनाएंगे, जिस प्रकार से आप दीपावली बनाएंगे, उसी प्रकार लोकतंत्र की ताकत, प्राणियों में अगर आज चैतन्यता है वो प्राणवायु के कारण है, तो लोकतंत्र की चैतन्यता भी वोट के कारण होती है। वोट देने के पहले हमको तमाम बातों का विचार करना पड़ेगा। हमें विचारधारा का भी विचार करना पड़ेगा, हमें विकास के
मॉडल को भी देखना पड़ेगा और व्यक्ति को भी देखना पड़ेगा। ये त्रिवेणी है जो वोट डालने का अधिकार आपको देती है। और इसलिए मैं कहता हूं, जैसे ये चुनाव है, इस चुनाव में शायद बड़ी सभाएं नहीं हो पाएंगी, आप इतनी बड़ी संख्या में पधार गए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, दशहरा के बाद जैसे धनतेरस शुरू होगी तो दोस्त तक का तो त्योहार में निकल जाएगा। जिस उत्साह से आप दशहरा मनाए, उसी उत्साह के साथ दीपावली मनाएंगे, लेकिन उसी उत्साह के साथ 17 तारीख को जो वोट पड़ने वाला है, उसी उत्साह के साथ वोट डालने भी जाइए। ये मैं विनती करने आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूं कि कहीं ना कहीं इस दुविधा से पार पाने के लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा। मेरा नाम प्रहलाद है। हमेशा मैं कहता हूं, विपरीत की विपरीत परिस्थितियों में भी अगर परीक्षा करनी हो तो हमारा नैतिक बल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। लोगों ने जातियों में बहुत बांटा, लोगों ने बाकी चीजें भी कही हैं, अभी भी ये बातें चलती रहती है, लेकिन मुझे गर्व है अपनी पार्टी पर, अपने प्रधानमंत्री पर और अपने मुख्यमंत्री पर। मैं मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने बच्चियों के जन्म से लेकर प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज और पीएचडी करने तक सरकार के साथ का वादा किया। हमारे समाज में ये भेदभाव की बातें कि हम बच्चे को ज्यादा सुविधाएं देते थे, बच्चियों को कम देते थे, ये परिस्थितियां थी। लेकिन बालाघाट का जिला एक अनोखा जिला है, जहां पर बच्चियां और बच्चों में कोई फर्क नहीं है। जनसंख्या का आंकड़ा बालाघाट को गौरवान्वित करता है। मैं भी उस बात को लेकर गौरवान्वित होता हूं। लेकिन मित्रों, बाकी समाज में ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि 2000 साल पहले जिस प्रकार से भारत में माताओं बहनों की प्रतिष्ठा थी, माताओं को हमसे सबसे ऊपर रखा जाता था। मैं आचार्य शंकराचार्य की बात करता हूं, जिन्होंने संन्यास के बाद भी अपनी माता जी को जाकर मुखाग्नि दी। उन्होंने लिखा है कि मातृशक्ति सर्वोच्च स्थान रखती है, जो हमें धरती दिखाती है, धरती पर पैदा करती है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो मेरी बेटी हो, वो मेरी पत्नी हो, मेरी माँ हो या कोई भी और बात कर सकती हो, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जिस बीच का कालखंड था हजारों साल की गुलामी का, उसने हमको इनको पर्दे के पीछे किया, चैरदीवारी के पीछे किया। लेकिन इस सच्चाई को सच मत मानिए। हमारी भारतीय परंपरा में नारी सर्वोच्च रही है। उसकी ख्याति, उसकी क्षमता, उसकी संवेदनशीलता हम सबके लिए गरिमापूर्ण है। और ये पहली सीढ़ियां है कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे हमारी मातृशक्ति पर। मैं मानता हूं, और इसलिए चाहे मोदी जी की योजनाएं हो, चाहे स्वराज जी की योजनाएं हो, ये मातृशक्ति आज जिस प्रकार से आनंदित है, मैं उससे प्रार्थना करता हूं आज से 1 महीना बचा है, 10 दिन त्योहार के निकाल दीजिए, 20 दिन हमारे पास है। अगर हमें एक अपना प्रतिदिन का काम काज करने के बाद अगर एक आदमी 5 परिवारों में भी जाए और सिर्फ विकास, गरीब कल्याण और महिला स्वाभिकरण की बात करें, तो मैं दावे से कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर सकती। और मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार से गुड्डा जायसवाल जैसे कर्मठ लोग जो समाज के बीच में निर्दलीय चुनाव जीतकर आए, एक एक परिवार से जिनका संबंध वो पार्टी के झंडे के साथ, उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। और इसे मैं मानता हूं कि हमारी विचारधारा और विकास के मॉडल के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो मैं पूरा विश्वास रखता हूं हम प्रचंड बहुमत के साथ, रिकॉर्ड बहुमत के साथ वाराणसी विधानसभा को जीतेंगे। खैरालाल जी और वाराणसी में इकट्ठी हो गई है। जब मैं सांसद था तो 8 विधानसभा होती थी, अब तो 6 विधानसभा है और 3 विधानसभाओं का आकार बढ़ गया है। लेकिन आपका भी सोचने का नजरिया बढ़ा है, ये मैं विश्वास करते हुए आप सबसे विनती करता हूँ। आज का कार्यक्रम मैंने रखवाया था, अभी विधिवत उम्मीदवार की भले घोषणा न हुई हो, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे पास अभी समय है, भगवती के स्फूर्त अवसर पर मुझे भी डोगरवाली आने का अवसर दीजिए। इस कार्यक्रम में आपने उपस्थिति देकर मेरा संबल बढ़ाया है, मेरी पार्टी को समर्थन दिया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।